बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम फ्रेंड्स, आज हम अपना स्टार्ट करने जा रहे हैं टॉपिक मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। देखिए, मैं आपको रेकमेंड करता हूं कि अगर आप मेरा लेक्चर फुल कंसंट्रेशन के साथ देखेंगे तो मैं आपको गारंटी देता हूं आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो बगैर टाइम वेस्ट के हम अपने टॉपिक की तरफ जाते हैं। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं मेंडल लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। अभी इनहेरिटेंस का मतलब क्या है? इनहेरिटेंस का मतलब है विरासत। क्या मतलब है? विरासत। ये कौन सी विरासत? जेनेटिक विरासत। देखिए, मेंडल था एक प्राइस्ट था यानी पादरी था, ऑस्ट्रेलिया का रहने वाला था। इसने सबसे पहले अपने लॉस तजवीज़ किए जो हम आज भी पढ़ते हैं। ट्रांसमिशन कैरेक्टर वन जनरेशन टू अदर जनरेशन, ट्रांसमिशन कैरेक्टर पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, ये सारे के सारे मेंडल के बताए हुए। किसके बताए? मेंडल एक प्राइस्ट था, कहाँ का रहने वाला था? ऑस्ट्रेलिया का। इसने हमें सबसे पहले इसने अपने तजर्बात से सबसे पहले अपने लॉज इसने ये बताया। इसने सबसे पहले तजर्बे किए। देखिए, जो मेंडल था इसने हमें ये बताया विरासत क्या चीज़ है, इनहेरिटेंस क्या चीज़ है। अभी जो इनहेरिटेंस है, अभी भी इसकी जितनी भी आप डेफिनेशन पढ़ते हैं, ट्रांसमिशन कैरेक्टर वन जनरेशन टू अदर जनरेशन, ये सारी इसी की बताई हुई है। जो मेंडल था इसने हमें ये बताया था कि देखें, जो करैक्टर होते हैं, जो खसूसियात होती हैं, जेनेटिक खसूसियात होती हैं, ट्रेड्स होते हैं, जो जिन्हें हम ट्रेड्स का नाम देते हैं, वो पेरेंट्स से अपने वालिदैन और उनकी औलाद की बिल्कुल सेम ट्रेड्स कैसे, सेम खसूसियात कैसे होती हैं, या इनके पीछे क्या रीज़न है, क्या लॉजिक छुपी हुई है, कौन सी क्या चीज़ है, कोई ऐसे फैक्टर हैं जो करैक्टर को, ट्रेड्स को ट्रांसफ़र करते हैं। कहाँ से? पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग, औलाद में, पेरेंट्स से औलाद में। ऐसी क्या चीज़ें हैं, क्या फैक्टर हैं जो ट्रांसमिट हो रहे हैं, जिसकी वजह से एक जो नया बच्चा बन रहा है वो खूब वो बिल्कुल अपने वालिदैन से मुशाबा है, अपने वालिदैन की तरह दिखता है। जैसे उसका किसी का आई कलर, किसी के हेयर कलर अपने वालिदैन जैसे होते हैं। ये सारे जीन्स का मसला, सारा जीन्स की वजह से ही होता है। किसकी वजह से होता है? जीन्स की वजह से। देखिए, मेंडल था, ऑस्ट्रेलिया का रहने वाला था। इसने ये बताया कोई ऐसे फैक्टर हैं जो वालिदैन से यानी पेरेंट्स से औलाद में मुंतकिल होते हैं, जिसकी वजह से इनहेरिटेंस, विरासत, जिसकी वजह से उसे हमने क्या नाम दिया? विरासत नाम दिया। जिसकी वजह से वो अपने जो बच्चा होता है बिल्कुल अपने वालिदैन जैसा अपने खसूसियात में नजर आता है। ठीक है, मेंडल ने जो अपने तजर्बात किए थे, मेंडल कहता है कि आप जिस चीज़ के ऊपर तजर्बा, जिस जानदार के ऊपर इनहेरिटेंस के तजर्बात करने जा रहे हैं, उसके अंदर चंद खसूसियात होनी चाहिए जो पी प्लांट में थी। इसमें थी पी प्लांट के अंदर वो सारी खसूसियात थी। अभी पी प्लांट किसे कहते हैं? पी प्लांट यानी मटर का पौधा। अभी इसने इसको सिलेक्ट क्यों किया? अपने इनहेरिटेंस के तजर्बात के लिए मेंडल ने पी प्लांट को सिलेक्ट क्यों किया? क्यों? दूसरे जानदार नहीं थे क्या? दूसरे जानदार भी थे, लेकिन मेंडल कहता था कि आप जिसके ऊपर तजर्बात करने जा रहे हो, जिस जानदार के ऊपर इनहेरिटेंस के तजर्बात करने जा रहे हैं, उसके अंदर चंद खसूसियात होनी चाहिए। अभी जो मेंडल ने जितनी भी खसूसियात यहाँ मैं अभी बताऊंगा, जितनी बताई वो सारी के सारी पी प्लांट के अंदर थी। पहला मेंडल कहता है कि इसके अंदर फास्ट एंड स्मॉल लाइफ साइकिल, फास्ट और स्मॉल लाइफ साइकिल होना चाहिए। अभी फास्ट और स्मॉल लाइफ साइकिल, इसका मतलब क्या है? देखिए, फास्ट यानी बहुत तेज होगा, फास्ट बहुत तेज होगा। स्मॉल लाइफ साइकिल ऐसे कि आप अगर कोई पौधा आप उगा रहे हो तो उसका जब आप बीज ज़मीन में बोओगे, ऐसे नहीं होगा वो अगले साल उसकी फसल उगेगी। ऐसे को मतलब एक पौधे को आप बोओगे, उसका बीज बोओगे ज़मीन के अंदर, चंद महीनों के अंदर मैच्योर होकर वो बड़ा हो जाएगा, एक बारीक पौधा बन जाएगा। ऐसे नहीं होगा कि अभी आप एक बीज दबा रहे हैं, 2-3 साल के बाद उसके बड़े होने का इंतजार करें। ऐसे तो फिर आपकी ज़िंदगी तजर्बों में ही चली जाएगी। लेकिन पी प्लांट था जो, ये इसका फास्ट एंड स्मॉल लाइफ साइकिल, यानी फास्ट था, बहुत ज़्यादा तेज था, और छोटा लाइफ साइकिल था। पहली तो इसकी कैरेक्टर ये थी। दूसरी बात, मेंडल कहता है कि उसके अंदर क्या होना चाहिए? क्रॉस और सेल्फ फर्टिलाइजेशन करता हो। क्रॉस और सेल्फ फर्टिलाइजेशन का मतलब क्या है? देखिए, क्रॉस और सेल्फ फर्टिलाइजेशन, इसका मतलब ये है। देखिए, क्रॉस, सेल्फ मतलब होता है खुद से, सेल्फ का मतलब क्या है? खुद से। अभी सेल्फ फर्टिलाइजेशन में ये होता है कि एक पौधा है, एक प्लांट, उसके पास फ्लावर लगा है, उसी के अंदर ही उस फर्टिलाइजेशन हो रही है। प्लांट के अंदर जो फ्लावर लगा होता है उसके अंदर मेल फीमेल पार्ट होते हैं, यानी उसी के एंथर से इस स्टिग्मा में पोलन ग्रेन्स मुंतकिल होते हैं। सेल्फ फर्टिलाइजेशन में अपने पौधे के, अपने फूल के अंदर ही फर्टिलाइजेशन होती है।
ठीक है, उसे हम कहते हैं सेल्फ फर्टिलाइजेशन। क्रॉस फर्टिलाइजेशन में ये होता है कि इसमें स्पीशीज तो एक ही होगी, पौधे की स्पीशीज तो एक ही होगी, लेकिन वो उस अपने फूल में फर्टिलाइजेशन नहीं होगी। ठीक है, देखें एक पौधा लगा हुआ है, उसके बराबर एक पौधा लगा हुआ है, उसके बराबर के अंदर उसके आसपास ही कोई दूसरा पौधा लगा हुआ है, लेकिन वो मटर का ये किसी स्पीशीज का, मतलब एक पौधे के पोलन ग्रेन्स दूसरे पौधे के स्टिग्मा तक मुंतकिल होते हैं। पोलन ग्रेन्स मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है और स्टिग्मा होता है फीमेल में आता है रिप्रोडक्टिव पार्ट, उसके अंदर स्टिग्मा के अंदर मुंतकिल होते हैं, वो होता है क्रॉस फर्टिलाइजेशन। यानी स्पीशीज एक होगी लेकिन पौधे मुख्तलिफ दूसरे एक दूसरे लगे होंगे, दूसरे फूलों में फर्टिलाइजेशन होगी। अभी जो तीसरे नंबर पे जो कहता है मेंडल कंट्रास्टिंग ट्रेड्स होनी चाहिए, कंट्रास्टिंग ट्रेड्स। अब ये कंट्रास्टिंग ट्रेड्स क्या है, देखें कंट्रास्टिंग ट्रेड्स ये ऐसी ट्रेड्स हैं ये, यानी इसके अंदर एक कंट्रास्टिंग ऐसे में पता, एक इसके अंदर रिसेसिव होगा, एक डोमिनेट होगा। रिसेसिव और डोमिनेट यानी फर्ज करें कि अगर इसकी स्टेम में एक स्टेम की लेंथ एक की होगी, टेल बहुत लंबी होगी, एक की होगी छोटी। अभी इसके अंदर कंट्रास्टिंग ट्रेड्स होनी चाहिए, इसके अंदर कंट्रास्टिंग ट्रेड्स होनी चाहिए। अभी और मेंडल ये कहता है कि मोर देन वन कंट्रास्टिंग ट्रेड्स, मोर देन वन कंट्रास्टिंग ट्रेड्स, एक से ज्यादा ऐसी कंट्रास्टिंग ट्रेड्स होनी चाहिए जिसके वे हम स्टडी कर सकें, एक से ज्यादा कंट्रास्टिंग ट्रेड्स होनी चाहिए। ये बात समझ में आ रही है? देखें मेंडल था मेंडल लॉ ऑफ इनहेरिटेंस में पढ़ते, देखिए इनहेरिटेंस का मतलब है विरासत। मेंडल के लॉ ऑफ इनहेरिटेंस में हमने पढ़ा कि मेंडल एक प्रायश्चित था, यानी पादरी था, ऑस्ट्रेलिया का रहने वाला था। इसके अपने पी प्लांट के ऊपर तजर्बात किए, किस चीज़ से, इनहेरिटेंस के तजर्बात किए। पी प्लांट पर क्यों किए? क्योंकि इसके अंदर ये सारी खसूसियात पी प्लांट के अंदर थी। इसके अंदर फास्ट स्मॉल लाइफ साइकिल, क्रॉस सेल्फ फर्टिलाइजेशन करता हो, कंट्रास्टिंग ट्रेड्स हो, मोर देन वन कंट्रास्टिंग ट्रेड्स का स्टडी, यानी एक से ज्यादा कंट्रास्टिंग ट्रेड्स की हम स्टडी कर सकें। अभी इसके अंदर कितनी कंट्रास्टिंग ट्रेड्स थी? इसके अंदर 7 कंट्रास्टिंग ट्रेड्स थी। कितनी थी? 7। देखिए जो पी प्लांट था इसके अंदर 7 कंट्रास्टिंग ट्रेड्स थी। कितनी थी? 7 कंट्रास्टिंग ट्रेड्स थी। 1 2 3 4 5 6 7। अभी 7 कंट्रास्टिंग ट्रेड्स थी। देखिए कंट्रास्टिंग ट्रेड्स का मतलब ये होता है कि एक इसके अंदर मुकम्मल तौर पर रिसेसिव होगा, एक होगा मुकम्मल तौर पर डोमिनेट होगा। ठीक है, अभी इसमें जो ये 7 ट्रेड्स थी ये कंट्रास्टिंग थी। यानी देखिए पहले नंबर पर स्टेम की हाइट, यानी स्टेम तना है, तने की हाइट कितनी है, या फिर टेल होगा या फिर शॉर्ट होगा। टेल का मतलब लंबा, शॉर्ट मतलब छोटा। जो इसका तना होगा वो या फिर टेल होगा या शॉर्ट होगा। जो टेल है ये है डोमिनेट, जो ऊपर मैंने लिखे हुए ऊपर बनाए हुए वो है डोमिनेट, ये डोमिनेट, और नीचे जो शॉर्ट है ये होगा रिसेसिव। देखिए ये जो सीड शेप या फिर बिल्कुल गोल होगा, राउंड या फिर रिंकल्ड होगा, कुछ इस तरह से। अभी जो इसके अंदर ये गोल है ये है डोमिनेट, और जो रिंकल्ड होगा ये होगा रिसेसिव। ये क्या होगा? रिसेसिव। और सीड कलर की बात करते हैं। देखिए सीड कलर जो इसके अंदर एक होगा येलो, एक होगा ग्रीन। और देखें जो बीच का कलर होगा वो फिर या फिर येलो होगा या ग्रीन होगा। अभी जो येलो ये क्या है? ये डोमिनेट, ये डोमिनेट, और ग्रीन ये रिसेसिव होगा, ये रिसेसिव। ठीक है, और या पोड शेप, यानी पोड की शेप, पोड कहते हैं फली को, जो मटर की फलियां लगी होती हैं उसे हम पोड कहते हैं। या फिर इन्फ्लेक्टेड होगा या कंस्ट्रक्टेड होगा। इन्फ्लेक्टेड और कंस्ट्रक्टेड का मतलब क्या है? देखें मटर कुछ इस तरह से होता है, बिल्कुल फूला हुआ। देखें अगर इस तरह से होगा उसे कहेंगे हम इन्फ्लेक्टेड, और कंस्ट्रक्टेड ऐसे होगा बीच के अंदर जो दाने दाने बने तो छोटा छोटा ऐसे गैप होता है, ये गैप होता है, उसे हम क्या देते हैं? इन्फ्लेक्टेड और कंस्ट्रक्टेड सॉरी। 5वें नंबर पे आता है फ्लावर पोजीशन। अभी जो फूल है, फूल की पोजीशन क्या है? फूल कहाँ लगेगा? फ्लावर लगेगा या फिर एक्सियल पोजीशन में या टर्मिनल पोजीशन पर। अभी एक्सियल पोजीशन क्या है? देखिए एक तना है, फर्ज करें ये एक तना है, ये पौधा है छोटा सा। अब इसकी या तने के बीच में अगर यहाँ फ्लावर लग गया या फ्लावर लग रहा है तो वो उसकी होगी एक्सियल पोजीशन। लेकिन जो टर्मिनल पोजीशन है, ये टर्मिनल पोजीशन ये कौन सी होगी? ये तने के एंड में अगर फ्लावर लगेगा, तने के एंड में फ्लावर लगेगा, उसे हम कहेंगे टर्मिनल पोजीशन। इसके अंदर जो एक्सियल पोजीशन है ये होगा डोमिनेट, और नीचे वाला जो एक्सियल पोजीशन डोमिनेट होगी, जो टर्मिनल पोजीशन होगी रिसेसिव। ठीक है, ये डोमिनेट ये रिसेसिव।
इसमें जो पोर्ट शेप में ऊपर वाला था इन्फ्लेक्टेड, ये डोमिनेंट था, और नीचे कंस्ट्रक्टेड है, ये होगा रिसेसिव, ये था रिसेसिव। ठीक है, अभी 5वें नंबर पे आते हैं, 6ठे नंबर पे आते हैं फ्लावर के कलर। फ्लावर का कलर या फिर पर्पल होगा या व्हाइट होगा। जो पर्पल होगा वो होगा उसका डोमिनेंट, और जो व्हाइट होगा वो होगा रिसेसिव। ठीक है, पोर्ट कलर, अभी जो पोर्ट फली है इसका जो कलर कौन सा होगा, या फिर ग्रीन होगा या येलो होगा। ग्रीन फली का कलर होगा या ग्रीन होगा या येलो। अभी जो ग्रीन है ये होगा इसका डोमिनेंट, और जो येलो है ये होगा रिसेसिव। ठीक है, इस तरह से हमने आज का लेक्चर कंप्लीट कर लिया मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। देखिए मैं थोड़ा ओवरव्यू देता हूँ। देखिए मेंडल लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, मेंडल लॉ ऑफ इनहेरिटेंस में मेंडल कौन था, मेंडल एक प्राइस था, ऑस्ट्रेलिया का रहने वाला था। इसने ये बताया कि कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में मुंतकिल होते हैं, इसलिए वजह से इन्हों के काफ़ी जो एक औलाद होती है वो अपने पेरेंट्स की खसूसियात हासिल कर लेती है। इसने उसको कोई फैक्टर का नाम दिया, लेकिन दूसरे साइंटिस्ट ने आके फिर उन फैक्टर को जीन्स का नाम दे दिया। मेंडल ने अपनी पूरी जिंदगी में उन फैक्टर को फैक्टर ही नाम दिया, लेकिन ये सारा काम तो किसने बताया, मेंडल ने बताया, लेकिन बाद में उस फैक्टर को जीन का नाम दिया गया। ठीक है, मेंडल ने पी प्लांट के ऊपर तजर्बात किए। पी प्लांट के ऊपर क्यों तजर्बात किए इसने, क्योंकि कहता था मेंडल आप जिस चीज के ऊपर तजर्बा करने जा रहे हैं उसके अंदर चंद ट्रेड्स होनी चाहिए। पहले तो उसने बताया ये ट्रेड्स होनी चाहिए। देखें ये ट्रेड्स, पहला क्या था, फास्ट और स्मॉल लाइफ साइकिल होना चाहिए। दूसरे नंबर क्रॉस और सेल्फ फर्टिलाइजेशन, दोनों फर्टिलाइजेशन करता हो। तो तीसरे नंबर पे था कंट्रास्टिंग ट्रेड्स होनी चाहिए, और मेंडल कहता था कि मोर देन वन कंट्रास्टिंग ट्रेड्स स्टडी, यानी एक से ज्यादा कंट्रास्टिंग ट्रेड्स होनी चाहिए जिसके इस पे हम स्टडी कर सकें। अब इसके अंदर कितनी कंट्रास्टिंग ट्रेड्स थी, 1 2 3 4 5 6 7 कंट्रास्टिंग ट्रेड्स थी। यहाँ पहले आगे स्टेम हाइट, सीड शेप, सीड कलर, पोर्ट शेप, फ्लावर पोजीशन, फ्लावर कलर, पोर्ट कलर। अभी ये कंट्रास्टिंग ट्रेड्स मैं थोड़ा यहाँ पे समझाता हूँ। कंट्रास्टिंग ट्रेड का मतलब क्या था। कंट्रास्टिंग ट्रेड देखें, इसके अंदर या फिर ये ऊपर वाला है ये मुकम्मल तौर पर डोमिनेंट है, यानी इसके अंदर जो अलील्स हैं कैपिटल ए, आपने प्रीवियस लेक्चरों में पढ़ा ही होगा कि जीनोटाइप फिनोटाइप के अंदर उसके अंदर ये बताया गया। ठीक है, कैपिटल ए या और ये होगा डोमिनेंट। जो रिसेसिव था कैपिटल स्मॉल ए, जो डोमिनेट होगा वो कैपिटल अल्फाबेट होंगे, जो रिसेसिव होगा वो स्मॉल अल्फाबेट होंगे। यानी एक ट्रेड के दो ट्रेड्स होनी चाहिए, यानी दो कंट्रास्टिंग ट्रेड्स होनी चाहिए। ये बात समझ में आई, कंट्रास्टिंग ट्रेड्स होनी चाहिए। ये एक ट्रेड है, इसकी दो कंट्रास्टिंग ट्रेड है, एक डोमिनेट एक रिसेसिव, डोमिनेट रिसेसिव, एक की इसकी भी डोमिनेट रिसेसिव, इसकी भी डोमिनेट रिसेसिव, यानी ये सातों के सातों की कंट्रास्टिंग ट्रेड थी। इस आज के लेक्चर में इतना ही कुछ। आई होप कि आपको ये लेक्चर समझ में आ गया होगा। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क इन कमेंट सेक्शन। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।